क्या 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया होगा क्लासेस के अंदर। अब हम दोबारा से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। एनोटेट क्लियर। Now we will be doing our lecture number 1, which will be like octet rule and duplet rule. That's it. Introductory class है। Introductory class के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होंगे और सिंपल आपको इसका ओवरव्यू दिया जाएगा कि क्या चैप्टर किसके मुताल्लिक है। क्वेश्चंस आप नोट करते जाएं, बुक्स आप अपने पास, कॉपीज अपने पास आप रख लें, उसके ऊपर आप नोट डाउन करते जाएं क्वेश्चंस। क्लास के एंड पर आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। 10 मिनट दिए जाएंगे, जिसके बाद अभी मेरे पास हुआ जा रहा है 9:03। ठीक है, 9:30 पे आपसे हम क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देंगे। उस टाइम तक कोई क्वेश्चन नहीं, कोई रेज हैंड नहीं, सब अपने अपने माइक्स को म्यूट कर दो। जी मैं म्यूट कर दिया सबको। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। In chemistry, all the matter in the world, as you can see, it is written here, and you can find these words in your own books. If you have your books, please open them. Now, all the things, all the matter, all the physical things that you can see, touch, or feel is composed of compounds or their mixtures, right? Compounds क्या होते हैं, mixtures क्या होते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो मोर देन 2 और एटम्स से मिलकर बनते हैं कंपाउंड्स। एंड मिक्सचर्स का क्या है कि मिक्सचर्स होते हैं कंपाउंड्स का। अगर कंपाउंड्स आप आपस में अगर एक से दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मिल जाएं तो मिक्सचर्स बनते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन आए तो आप नोट करते जाइएगा साथ साथ, मैं बहुत स्लो एंड स्टडी आपके साथ चलूँगा। अब देखें, आगे लिखा है ह्यूमंस, इवन ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हैं, प्लांट्स, बॉडीज, रॉक्स, सॉयल, पेट्रोलियम, कोल, इवन एयर, ट्रीज, everything, right? Everything is made up of compounds or their mixtures. Now, अब सब मिक्सचर्स एक जैसे नहीं है, कोई भी कंपाउंड एक जैसे नहीं है। अब there are only 8 elements that are unbounded. It means that they are not in the state of compounds, they are not in the state of mixtures, right? अब ना उनका मिक्सचर्स है ना उनका कंपाउंड है, वो सोली बिल्कुल अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं? फॉर इंस्टेंस हीलियम, नियॉन। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको राइट साइड में सबसे एंड पर एक ग्रुप है पूरा नोबल गैसेस का, यहाँ पर आपको मिलेगा। स्टार्टिंग से होती है हीलियम, फिर नियॉन, आर्गॉन, जीनॉन एंड क्रिप्टॉन। दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस एंड दीज आर आल्सो इन अनबाउंड स्टेट। अनबाउंड स्टेट का मतलब ही ये है कि वो किसी के साथ लिंक नहीं है, किसी भी कंपाउंड का हिस्सा नहीं है, किसी भी मिक्सचर का हिस्सा नहीं है, वो अकेले पाए जाते हैं, यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अब अभी हमें पता चल गया कि कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स आर व्हाट? कंपाउंड्स आर द मिक्सचर ऑफ 2 or more atoms, right? The when atoms are bonded together they form compounds. Now, अब उनका बॉन्ड होने का तरीका डिफरेंट है। हर चीज का बॉन्ड होने का तरीका ही डिफरेंट है, क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट है, एटम्स डिफरेंट है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। जब ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से इनका प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। अभी हम आगे देखते हैं क्या बात है ना। अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके सामने ही है, some elements or some substances are tough,
rigid, like iron हो गया, like और भी देख लें आप चीज़ें, ब्रिक वॉल हो गई आपकी, बड़ी रिजिड है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, फैन है, टीवीज हैं, समथिंग, एवरीथिंग। These are tough, hard and tough, but some things are very soft and flexible, like rubbers, रबर बैंड आप इस्तेमाल करते हैं घर में, ठीक है। गाड़ियों के टायर हैं, बाइक्स के टायर हैं, ठीक है। These are flexible, वायर्स हैं flexible, right? कॉपर वायर्स वेरी फ्लेक्सिबल, इवन दो के वो एक मेटल है लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल है, राइट? लेकिन अब देखिए सब के सब कंपाउंड्स हैं, सब के सब मिक्सचर्स हैं, बट why these differences between them? Some are hard and some are tough. Like resins आपने शायद नाम सुना हो। अभी इस चैप्टर के एंड तक हम इस resins के ऊपर काफी डीपली पढ़ेंगे भी। अब देखें इसके अंदर लिखा हुआ है कि resins are widely used in paints, ठीक है। पेंट, डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियां वगैरह या बाइक्स वगैरह सब का सब अब वहाँ पर यूज होते हैं। अब ये इसके अंदर एक स्टिकी क्वालिटी होती है कि ये कहीं किसी भी सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, एडहेसिव क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। अब इसको ग्लू के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें सच एज ग्लू बाइंड टू सरफेसेस टुगेदर। अब क्यों चिपकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, बॉन्डिंग होती है, जाहिर सी बात है। बॉन्डिंग के बगैर ये स्टिक नहीं करता, इनके अंदर की एडहेसिव क्वालिटीज नहीं आती, ठीक है। अब इसी चीज को समझने के लिए कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड है, वो क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाई डू आइटम्स रिएक्ट इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाई डू दे रिएक्ट? चैप्टर नंबर 4 है, स्टार्टिंग से अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इसको। तो व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? अच्छा, चैप्टर नंबर 3 अगर आपको याद हो या आप उसको रिकॉल करें, अगर आप सामने बुक्स हैं तो प्लीज ओपन चैप्टर नंबर 3 एंड पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एलिमेंट्स अरेंज कैसे किए थे? हाउ डिड वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? You see, these are all arranged periodically with respect to their electrons, right? Electrons उसमें जो इंक्रीज होते जा रहे हैं, आपका पीरियड्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, सही। डाउन द ग्रुप आपका एक एक्सटर्नल शेल आ जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, राइट। ये तो सिंपल सी बात है, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है। अब देखें, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हाइड्रोजन को छोड़ के सबसे ऊपर का हाइड्रोजन वो गैस है। अब उसके नीचे जो उसी ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, सब के सब क्या है? अल्कली मेटल्स। क्या है? अल्कली मेटल्स, व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर, कि हाइड्रोजन को छोड़कर। अब अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लेफ्ट, बट एंड्स एट नोबल गैस। नोबल गैस इज एट द राइट मोस्ट। नोबल गैसेज आपका हीलियम से स्टार्ट होते हैं और एंड तक जाते हैं, जितना भी उसका 8th ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब नोबल गैसेज हैं। अब उन नोबल गैसेज का दूसरा नाम भी है, उनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज का मतलब ये है कि इनर्ट का मतलब है कि वो बॉन्ड नहीं करता, या रिएक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है। अब देखिए, नोबल गैसेज हैव NS2NP6. N means the number of shell, the number of external most shell. N can be 1, N can be 2, 3, 4, 5, 6, and up to 7. Right? The noble gases have the electronic configuration of NS2NP6. Now, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सब शेल्स की बात हुई थी, राइट। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो पी शेल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, ना कि एस के अंदर ऐड हो सकते हैं। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन वी फिट at the maximum in P shell? P shell can accommodate
अप टू मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है जी, 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसके अंदर नहीं आ सकते। अब अगर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसका ये मतलब है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट सब्सटेंस और दैट एटम इज कंप्लीट। ना उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोई जरूरत है, ना उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीटेड है। सही है। अब ये देखें आगे वही बात उसने लिखी है दोबारा से कि एलिमेंट्स आर समटाइम्स कॉल्ड इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का यही मतलब है कि दीज आर नॉट रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करेंगे किसी भी एटम्स के साथ। ठीक है, ये सिंगल पाए जाते हैं। जिस तरह अभी ऑक्सीजन गैस है, O2 की फॉर्म में पाई जाती है। ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड होकर दो ऑक्सीजन एटम मिलकर एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन these inert gases always can be found as single atoms, not two। आप कभी भी जियोन Xe2 नहीं देखेंगे, Xe होगा ओनली। हीलियम गैस को He2 नहीं देखेंगे, ओनली He ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की दिखाई जा रही है जो कि नोबल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस हैं। सबसे फर्स्ट हीलियम। हीलियम, अब देखें हीलियम के पास टोटल है ही 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका फर्स्ट शेल 1s2 है। ठीक है, ये एक इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके लिए टोटल एक एक्स्ट्रा रूल बना हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा नाउ। अब देखें, हमने पढ़ा था कि np6 भी होना लाजमी है, लेकिन इसमें np6 नहीं है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर भी कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन डालता तो नेक्स्ट शेल के अंदर, एक्सटर्नल शेल के अंदर या सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम शेल जितने अकोमोडेट कर सकता था वो एग्जिस्टिंग शेल के अंदर उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदरवाइज में नहीं। नाउ सेकंड वन इज नियॉन। नियॉन के अंदर आप देखें फर्स्ट शेल उसका कंप्लीटेड है। नाउ 2, ये जो एस के पीछे 2 लिखा हुआ है, टी के पीछे भी 2, इसका मतलब है कि सेकंड शेल के अंदर हम आ चुके हैं। वी हैव नाउ कम टू द सेकंड शेल। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। नाउ वी हैव ऑल 6 ऑफ देम इलेक्ट्रॉन, सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीटेड। Same as argon, the third shell is also completed, which is up to 3p6। ठीक हो गया, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ आपने नोट करना है तो कर लीजिए, लेकिन बेसिकली इसमें नोट करने के लिए कोई बात नहीं है। सबका सब बुक के ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड पेज के ऊपर, फोर्थ चैप्टर के 9th क्लास के सब लिखा हुआ है। नाउ देखें, हमने जो भी चीजें पढ़ी उसमें देखा कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर सब के सब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। पी भी शेल कंप्लीट है, एस शेल भी कंप्लीट है। ठीक है, हीलियम को छोड़कर, हीलियम गैस के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन उसका फिर भी एक इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीटेड है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटेड है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको इनर्ट गैस कहा जाता है या जिसकी वजह से उसको नोबल गैस कहा जाता है, यानी कि वो नॉन रिएक्टिव गैस है। हीलियम को छोड़कर आगे जितनी भी गैसेस हैं उनके जो एक्सटर्नल सब शेल्स हैं उसके अंदर ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। उनके वैलेंस शेल के अंदर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है या कोई वैलेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं। वैकेंसी का मतलब या वैलेंसी का मतलब कि उसके द आउटरमोस्ट शेल डू नॉट हैव एनी स्पेस फॉर एनी इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन के आने की जगह नहीं है, जाने की भी कोई फुर्सत नहीं है, यानी कि वो कंप्लीटेड है, बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के जरिए से वो गैसेस क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। जब स्टेबल हो गई तो उनको ज़रूरत ही नहीं है रिएक्ट करने की। जब रिएक्शन का जो बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि दे शुड बी अनस्टेबल। जब वो अनस्टेबल होंगे तो तब रिएक्शन होगा। जब अनस्टेबल नहीं है या स्टेबल है तो उनको रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। जब वो अनस्टेबल है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, कोई ना कोई बॉन्डिंग करेंगे या
इलेक्ट्रॉन्स देंगे या शेयर करेंगे, जिस तरह भी करके, लेकिन वो अपना ऑक्टेट या अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करके अपने आप को नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लेकर आने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश यही होगी कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट शुड बी एज परफेक्ट एज द नोबल गैसेस और इनर्ट गैस, राइट। आगे चले। अब देखें 1916 के अंदर एक साइंटिस्ट था वन न्यूटन लेविस, ये ल्यूस कह सकते हैं, कोई भी आप, बहुत सारे इसकी प्रोनाउंसिएशन। उसी ने रिएक्शन के जो फंडामेंटल्स है वो बताया कि व्हाई एटम्स अंडरगो केमिकल रिएक्शंस, क्यों एटम्स को रिएक्शन करने का मतलब मौका मिलता है या मौका दिया जाता है, या खुद रिएक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। Now, he called this explanation as octet rule. अब octet rule तो चले आपको पता है, octet का क्या मतलब। octet का इशू ये है, octet कहते हैं 8 को। octa आपने पढ़ा होगा, octa means 8। जिस तरह पेंटागन मतलब 5 साइड्स वाली एक जो शेप होती है उसको पेंटागन कहते हैं। अगर ऑक्टागन की बात करें तो 8 साइड वाली होती है। इसी तरह अगर ऑक्टेट का बात की जाए, ऑक्टेट की, तो इसका क्या मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है, या 8 चीजों की बात की जा रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट चले। अब व्हाट इज ऑक्टेट रूल। अभी भी मैंने आपको काफी डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से हम इसको टैकल करेंगे कि व्हाट इज ऑक्टेट रूल। एन ऑक्टेट रूल इज अ सेट ऑफ 8। जिस तरह मैंने आपको बताया NS2 and NP6, 2 + 6 is 8। तो क्या हो गया कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो ऑक्टेट इज अ सेट ऑफ 8। अगर वो सेट ऑफ 8 कंप्लीटेड है तो देन दैट एटम इज नॉन रिएक्टिव, या देन दैट एटम इज वेरी वेरी स्टेबल। अगर वो स्टेबल हो गया तो उसको फर्दर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब उन नोबल गैसेस को छोड़कर, अब उन नोबल गैसेस को आप छोड़ दें अगर, उनके अलावा बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एटम्स जितने भी हैं आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन एक्सेप्ट दोज नोबल गैसेस, all the elements, all the atoms in the periodic table all have some valency or vacancy of electrons in their outermost electronic shell। उनके इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर कुछ ना कुछ वैलेंसी है। नो, अब हीलियम को छोड़कर देख ले, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल में। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अलावा बाकी सब के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उसको हीलियम को छोड़कर बाकी सबका ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है, अदरवाइज हीलियम के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है आप देख लें, ये सामने आपको नजर भी आ रहा है और साथ में आप बुक्स भी खोल के रख लें। कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एटम्स, टेंडेंसी का मतलब यही कि एटम्स का जो एक्वायर करने का सलाहियत है। टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वैलेंस शेल। अब आपका होमवर्क भी यही होगा कि आपने ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल समझना है, पढ़ना है, और उसको ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को रीड कर लेना है कॉपीज पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट हो गए, हमने उसको क्या कह दिया, ऑक्टेट रूल। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, वैन बॉन्डिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं तो उनका ऑक्टेट रूल है, नहीं, वो बॉन्डिंग ही नहीं कर रहे तो उसके ऊपर ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होगा। अदर जितने भी बाकी एटम्स हैं, जितने भी बाकी एग्जिस्टिंग एटम्स हैं, उनका ऑक्टेट रूल बोला जाएगा, क्योंकि जब वो बॉन्डिंग करेंगे तो उनके एक्सटर्नल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी, तब जाकर वो स्टेबल होंगे। इंशाल्लाह हम आगे उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे विद फर्दर स्लाइड्स। अब डुप्लेट रूल है नेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ हीलियम की वजह से पढ़ा था और सोडियम की वजह से, और उसकी उसी से आगे एक 2 एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट रूल की तरफ आने की कोशिश करता है। टोटल ये 4 से 5 एटम्स हैं। ठीक है, अब हीलियम एज
आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने जिस तरह बताया कि उसके भी इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीटेड है, तो उसको भी कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं है। अब उससे पीछे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब उसने स्टेबल कैसे होना है? अब वो अगर लूज कर देता तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो तो फिर कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए वो फिर क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन अपने पास कहीं ना कहीं से बॉन्डिंग के जरिए अपने पास एक्वायर करेगा, शेयर करे या कंप्लीटली अपने पास ट्रांसफर कर ले इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ this process of, yeah, this trend of achieving 2 electrons in their valence shell is called Duplet rule. अब देखें, हाइड्रोजन की बात की है, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, ये सारे के सारे, सोडियम तो नहीं है, ये इधर सही है, कि ये सारे के सारे इनकी कोशिश यही होती है कि इनके जो फाइनल जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए, एज स्टेबल एज हीलियम गैस। सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन सच एज हीलियम इन देयर वैलेंस शेल, व्हेन बॉन्डिंग हो गई तो हम उसको डुप्लेट रूल कहेंगे, बॉन्डिंग नहीं हुई तो हम उसको डुप्लेट रूल नहीं कहेंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं आप कि कोई भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप रेज हैंड करें और मैं उसका जवाब दूंगा। और ये जो गपशप चल रही है इधर, ये मैं देख रहा हूँ सारी, या आप ये ना समझे कि आपस में आपको नज़र आ रही है, सारी की सारी मैं पढ़ रहा हूँ, और ये सर तैयब के पास डायरेक्ट जा रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है कि आपने अपनी इज्जत करवानी है नहीं करवानी है। डायरेक्ट सर तैयब आपके ये चैटिंग देख रहे हैं, अब देख लें। सो क्वेश्चन रेज हैंड करें, डायरेक्ट टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूँगा। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, यहीं पर मैसेजेस कर दीजिए, ठीक है, यहीं से मैं आपके उनके क्वेश्चंस लेता जाऊंगा। फॉर प्राइवेसी पर्पसेस, क्योंकि गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं एक ही ग्रुप में, तो माइक का हम यूज़ नहीं करेंगे, हमने यूज़ करना है मैसेजेस का। तो आप मैसेजेस कर दीजिए, उसी के क्या कहते हैं ना कि करस्पॉन्डिंग जितने भी आंसर होंगे मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए, या फिर जिनको नहीं समझ आई तो वो हो जाए। Why do atoms react? Okay, no problem. इसको हम करते हैं दोबारा से कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि आप देखें, नॉर्मल इंसान कमाता क्यों है, या उसको खाने पीने की ज़रूरत क्यों है, भूख लगती है, ठीक है, उसको अपना सर्वाइवल चाहिए, ऐसी बात है, ऐसी बात है ना, रोटी वगैरह खाना वगैरह क्यों खाता, अपना उसको सर्वाइवल चाहिए। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके सर्वाइवल के रेट को शो करते हैं, उन्होंने सर्वाइव करना है या नहीं करना, अगर करना है तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो उसके वैलेंस शेल के अंदर टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन दैट वैलेंस शेल। अगर उसको अभी हमने देखा कि हमने बोला कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो तो वो स्टेबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए, द इलेक्ट्रॉन शुड बी कंप्लीटेड इन देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले कहीं से, या शेयर कर ले, या फिर पूरा का पूरा कंप्लीटली कहीं से इलेक्ट्रॉन उठा ले, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या हो जाएगा, फाइनल शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से लेगा, वो बॉन्डिंग के जरिए किसी ना किसी के साथ से शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, ठीक हो गया, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब उसने इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे से इलेक्ट्रॉन उसने लिया, खुद पे अपना एक्वायर किया। अब दूसरे एटम ने कोई लूज किया है तो उसने लिया है ना, उसने एक्वायर किया है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्यों होता है, ताकि वो ऑक्टेट रूल या अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर सके, तब वो जाके स्टेबल हो जाएगा। जब वो स्टेबल हो जाता है
तो वो मतलब और रिएक्शन नहीं करता। तो ये स्टेबिलिटी के लिए जो रिएक्शन होते हैं, इसीलिए ये एटम्स वगैरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी उनको चाहिए। वो चाहते हैं कि भाई हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम के ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस की तरह हो जाए। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल एटम्स हैं उन सब की यही टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर ले, ताकि वो स्टेबल हो जाए या रिएक्शन उनका फर्दर ना हो। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, अब ठीक है, डुप्लेट रूल मैं समझा देता हूँ आपको दोबारा से। डुप्लेट रूल का यही है कि देखें, जो फर्स्ट 5 से 6 एलिमेंट्स है वो सारे के सारे डुप्लेट रूल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। डुप्लेट रूल ये होता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है, जो वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है, इमीडिएट वेरी वेरी इमीडिएट टू देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो फौरन बाद जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये तो आपको पता है, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है, मे बी इसमें भी आपने पढ़ा हुआ हो कि इमीडिएट जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ नहीं सकते। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड है। अब उसे पीछे हाइड्रोजन है, ठीक है, वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। उसी से आगे जितने भी एटम्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जा रहे हैं नेक्स्ट शेल के अंदर। लेकिन क्या है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक शेल अभी कंप्लीटेड नहीं है, उनका जो फाइनल शेल है वो कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो हीलियम से आगे वाले एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाएंगे, और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट करेगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, डुप्लेट रूल। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया है, डुप्लेट रूल के बाद, ठीक है, एक क्वेश्चन आया कि अगर कोई एटम अपना लास्ट वैलेंस शेल कंप्लीट कर रहे हो तो ऑक्टेट रूल यूज कर रहा है? नहीं, डिपेंड करता है। अब हाइड्रोजन की, जिस तरह मैंने बात की, हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो वो स्टेबल हो जाता है। उसको जरूरी नहीं है कि उसको, हाइड्रोजन के पास टोटल है ही 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरूरत नहीं है उसको कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेकर तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करेगा, नहीं, उसने सिर्फ अपना जो एग्जिस्टिंग शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। अब उसका एग्जिस्टिंग शेल हैपन टू हैव ओनली कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो फर्स्ट शेल है उसकी कैपेसिटी ही 2 की है, जिसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए डुप्लेट रूल का हमें जरूरत पड़ी कि जो शुरू के एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, उनका क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ या डुप्लेट रूल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा बाकी सब के साथ यही फिनोमेना चलेगा कि वो अपना ऑक्टेट रूल यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और हम आपसे इंशाल्लाह थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, असाइनमेंट भी हम आपको देंगे, तब आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाएगी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? रहमत किधर है? और जरा और चैट तो पढ़ ही रहे होंगे, मैं क्या चैट तो पढ़ ही रहे होंगे सर तैयब भी। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? बिकॉज वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट इन दिस क्लास। 5-6 मिनट रह गए हमारे पास। कोई क्वेश्चंस हैं अभी भी कर ले, आप ही का फायदा।